हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आपकी तैयारियों में एक चैप्टर और ऐड ऑन कर देते हैं, चैप्टर नंबर 6। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 6 क्या बताता है हमें? कुछ ऐसी बिजनेस टर्म्स के बारे में बताता है, यानी कि बिजनेस के कुछ टर्मिनोलॉजीज है, कुछ वर्ड्स है स्पेसिफाइड जो बिजनेस में बहुत रेगुलर यूज होते हैं, लेकिन उनका मीनिंग क्या होता है वो हमें जानना है। तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट टर्मिनोलॉजीज के बारे में ही पढ़ेंगे। टर्मिनोलॉजीज को आप एक डेफिनेशन की तरह समझ सकते हो, पर्टिकुलर वर्ड की अपनी एक डेफिनेशन है। तो चैप्टर नंबर 6 के लिए आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर के साथ। चलिए, चैप्टर नंबर 6 के अंदर सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ेंगे दैट इज रिलेटेड विद द स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजीज। आपकी बुक में फाइनेंशियल रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज लिखा होगा, इसको फाइनेंस रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, बट इसके अंदर मेजर जो पोर्शन है वो स्टॉक मार्केट के साथ रिलेट करता है। तो यहाँ पर ये है स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजीज। ठीक है जी। अब आपकी बुक का जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजीज का स्टेप है उसके अंदर ये जो डेफिनेशंस है वो थोड़ी ऊपर नीचे होंगी। तो जो जो डेफिनेशन हम यहाँ पर करते जाएंगे उसको आप टिक करते जाना, जस्ट बिकॉज आपकी बुक्स में वो नंबरिंग ऐसे दी हुई है कि ए वाले एक साइड, फिर बी वाले, फिर अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है। बट मैं यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आपका लेके आई हूँ वो आपस में इंटरलिंक करने वाला लेकर आई हूँ, ताकि एक दूसरा कंसेप्ट आपस में इंटरलिंक कर सके, ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो एक जैसे कॉन्सेप्ट एक साथ रखे हैं मैंने, इसीलिए जो टर्म्स हैं वो आगे पीछे हो सकती हैं एज पर योर मॉड्यूल। तो मॉड्यूल में वही करना, वही पढ़ना जो मैं करवा रही हूँ आपको क्लास में। ठीक है, उसी चीज़ के डाउट लेना, आगे पीछे क्या पढ़ सकते हो, लेकिन डाउट तभी होंगे जब मैं क्लास में करवाऊँगी। क्लियर? चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट के साथ। कैपिटल मार्केट क्या है? अच्छा, कैपिटल मार्केट के साथ ना एक और टर्म आएगी हमारे यहाँ पर नीचे जब आप जाएंगे टर्मिनोलॉजीज के अंदर, मनी मार्केट। तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों को इकट्ठा पढ़ लेते हैं। क्या है कैपिटल मार्केट और क्या है मनी मार्केट? हमारे पास है ना एक होती है फाइनेंस मार्केट, जिसमें पैसे का लेना देना होता है सारा कुछ। फाइनेंस रिलेटेड जो मार्केट होती है उसको बोलते हैं फाइनेंस मार्केट। अब ये जो फाइनेंस मार्केट है ना, इसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज मनी मार्केट, सेकेंड वन इज कैपिटल मार्केट। ठीक है, अब क्या डिफरेंस है मनी मार्केट के अंदर और कैपिटल मार्केट के अंदर? एक सिमिलैरिटीज तो है, दोनों ही किसका पार्ट है? दोनों ही आपका पार्ट है फाइनेंस मार्केट का। दोनों ही एक ही मार्केट का पार्ट है, फाइनेंस मार्केट का। तो इसमें डिफरेंसेस क्या है? दोनों के नाम अलग अलग क्यों दिए हैं? तो आइए जानते हैं। जो ये हमारी मनी मार्केट है ना, इसको हम शॉर्ट टर्म मार्केट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट टर्म मार्केट। यानी कि दूसरी वाली क्या हुई? लॉन्ग टर्म मार्केट। दोनों ही मार्केट की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ठीक है, अभी शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस प्रोवाइड कराती है, यानी कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लैंडिंग। फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं तो कोई तो देता भी होगा और कोई लेता भी होगा पैसा। तो शॉर्ट टर्म क्या करती है? बोरोइंग या फिर लैंडिंग। कैपिटल मार्केट थोड़ा सा हटके है। कैपिटल मार्केट में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी होती है, लैंडिंग भी होती है। इसके अंदर एक चीज और है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी होती है। यानी कि कैपिटल मार्केट इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड बोरोइंग्स। फाइनेंसिंग भी होती है और इन्वेस्टमेंट भी होती है, दोनों होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कंपनीज की, अगर कोई कंपनी शेयर इशू करना चाहती है तो वो कहाँ जाएगी? मनी में या कैपिटल में? वो कंपनी जाएगी कैपिटल मार्केट के अंदर। स्टॉक कहाँ इंक्लूडेड है? हमारा कैपिटल मार्केट के अंदर। चलिए जी, अब इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल पढ़ ले। अब शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म के लिए हमने पढ़ा था कि टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था। ट्रेजरी बिल्स जो गवर्नमेंट इशू करती है, शॉर्ट टर्म के लिए इशू करती है, 365 दिन से ऊपर का नहीं होता। तो ये जो टी बिल्स हैं ये क्या है? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म बोले तो जो एक साल के अंदर आपका कंप्लीट हो जाए ट्रांजैक्शन, यानी कि एक साल से पहले आपको पेमेंट मिल जाए, या फिर एक साल के अंदर, मतलब जब कंप्लीट एक साल हो, एक साल से बियॉन्ड नहीं होंगी कोई भी ट्रांजैक्शन इन द मनी मार्केट के अंदर। टी बिल हो गए। काइंड ऑफ प्रोडक्ट होता है आपका कॉमर्शियल पेपर। इन सब के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। कॉमर्शियल पेपर, कुछ शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स भी हो सकते हैं,
तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी डील करती हैं मनी मार्केट के अंदर। ठीक है, अब आप बोलोगे कि आपने तो बताया था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कैपिटल मार्केट में भी आ सकती है, तो अगर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ है तो वो कहाँ जाएंगी, कैपिटल मार्केट में। तो यहाँ पर आप किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, बोरोइंग में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो कैपिटल मार्केट में भी जा सकते हैं। स्टॉक्स में तो कम्प्लीटली आपको कैपिटल मार्केट में ही जाना पड़ेगा। बोरोइंग के लिए आपको देखना है कि बोरोइंग मुझे कब तक करनी है, शॉर्ट टर्म करनी है या लॉन्ग टर्म करनी है। शॉर्ट टर्म करनी है तो मनी मार्केट, लॉन्ग टर्म करनी है तो कैपिटल मार्केट। ठीक है जी। अब ये शॉर्ट टर्म है, 1 साल के अंदर अंदर आपका पैसा वापस आ जाएगा, आपको श्योरिटी है, तो यहाँ पर जो रिस्क होता है ना वो कम होता है। यहाँ का रिस्क राम भरोसे, प्रभु इच्छा पर डिपेंड करता है, लेकिन जनरली एज कंपेयर टू मनी मार्केट तो हाई रहता है यहाँ पर कैपिटल मार्केट के अंदर रिस्क। मनी मार्केट में रिस्क कम होता है और कैपिटल मार्केट के अंदर रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है। अब शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देती हैं तो ये हमारी वर्किंग कैपिटल यानी कि हमारी सोल्वेंसी रेशियो को मेंटेन करती है, वर्किंग कैपिटल को बेनिफिट करके रखती है। वर्किंग कैपिटल हमारे सही रहती है अगर हम मनी मार्केट में जाते हैं। वर्किंग कैपिटल जो रूटीन के बिजनेसेस के लिए हमें पैसा चाहिए होता है, अपनी लिक्विडिटी यानी कि अपने हाथ में पैसा रखने के लिए। बिजनेस कर रहे हो तो आपको बिजनेस करने के लिए पैसा तो चाहिए, तो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिजनेस को पैसा चाहिए उसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। तो इस वर्किंग कैपिटल के नीड्स को पूरे करने के लिए आप मनी मार्केट में उतर सकते हो, क्योंकि वर्किंग कैपिटल के लिए आपको लंबे टाइम का पैसा नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको पैसा ऐसा चाहिए जो कि 1 साल से ज़्यादा का जाएगा तो आप कैपिटल मार्केट में आओगे। यानी कि ये कैसे आएगा, ये आपकी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ करता है, आपकी फाइनेंस को बैलेंस करके रखता है। आपको बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए पैसा चाहिए तो आप कैपिटल मार्केट से उठाते हो। तो ये वर्किंग कैपिटल के अंदर डील नहीं करता। ये किस चीज़ को देता है आपको, ये आपकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करता है। कैपिटल मार्केट स्टेबलाइज करती है हमारी इकोनॉमी को, क्योंकि फंडिंग को इधर से उधर करना, जब मार्केट में लॉन्ग टर्म फंड्स जाएंगे तभी मार्केट में हाथ में पैसा रहता है। शॉर्ट टर्म के लिए 1 महीना 2 महीना उस टाइम मार्केट में पैसा ज़्यादा रहता नहीं हाथ में, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए वहाँ पर लॉन्ग टर्म के अंदर मार्केट ज़्यादा स्टेबलाइज होती है। अच्छा, एक चीज़ और, एक पॉइंट और करते हैं डिफरेंस का। 6 पॉइंट है, दोनों के लिए कर लेते हैं। MM बोले तो मनी मार्केट, CM बोले तो कैपिटल मार्केट। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिटर्न किस में ज़्यादा मिलेगा, मनी में या कैपिटल में? रिस्क किस में ज़्यादा है, कैपिटल में, तो रेट ऑफ रिटर्न किस में ज़्यादा होगा, हाई। इधर क्या होगा, रेट ऑफ रिटर्न लो होगा। रिस्क लो, सब कुछ लो, बेनिफिट्स में हो आप तो रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा सा आपको कम मिलेगा एज कंपेयर टू द कैपिटल मार्केट। क्लियर? ये 6 डिफरेंसेस हैं टोटल मनी मार्केट के और कैपिटल मार्केट के। ऑल्दो ये आपकी बुक्स में नहीं है, बट फिर भी इनका क्लियर बाइफर्केशन करने के लिए, आपको क्लियरली समझाने के लिए ज़रूरी थे ये डिफरेंसेस आपको समझाने। ठीक है, तो इन डिफरेंसेस को आप अच्छे से पढ़ना, जो नहीं समझ में आए पूछ लेना। चलिए जी, आगे चलते हैं। अच्छा, इसे नोट डाउन ज़रूर कर लेना इसी वीडियो में देखकर, क्योंकि इस चीज़ का आपको अलग से कोई नोट्स नहीं है। तो ये जो मैं लिख रही हूँ साथ में इस वीडियोस के अंदर, तो आप इसको साथ साथ नोट डाउन ज़रूर करते रहना, क्योंकि वाइट बोर्ड है और इसका इंक सेव नहीं हो सकता। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास आस्क एंड ऑफर। आस्क एंड ऑफर, या तो किसी से कुछ पूछना या किसी को ऑफर देना। ठीक है, आस्क, ऑफर देना, तो ये कौन करेगा, ये करेगा आपका सेलर। आपको बोलेगा कि भैया परचेज कर लो, ये इतने में परचेज कर लो। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप मेरी सिक्योरिटी इतने में परचेज करोगे? जब मैंने डिस्प्ले लगाया हुआ है मेन्यू कार्ड, तो मैं क्या कर रही हूँ, लोगों को ऑफर दे रही हूँ कि ये चीज़ मैं इतने में बेचूंगी। सामने से कोई खरीदने वाला है या नहीं? नहीं। तो तब आस्क और ऑफर में क्या होता है, लोवेस्ट प्राइस होता है एट विच द ओनर इज विलिंग टू सेल हिज सिक्योरिटीज। अच्छा, जस्ट इमेजिन कि मेरी शॉप है, ठीक है, मेरी शॉप पे मैंने एक मेन्यू कार्ड लगाया हुआ है, वहाँ पर डिस्प्ले हैं बहुत सारी चीज़ें। अब मैं वहाँ लिखती हूँ कि ये इस ड्रेस का हाईएस्ट प्राइस है, जिसे भी खरीदना है वो आके नेगोशिएट कर ले। ऐसे लिखूंगी मैं उस पर, या फिर मैं कस्टमर को ऐसे बोलूँगी कि ये मेरा हाईएस्ट प्राइस है, यानी कि इससे कम हो सकता है। क्या आपने कभी ऐसा कोई सेलर देखा है? नहीं। सेलर कैसा होता है, वो बोलता है बहन जी ये मेरा सबसे कम प्राइस है, इससे कम में तो पड़ता ही नहीं पड़ता।
यानी कि जो सेलर देता है वो क्या बोलता है, वो सेलर बोलता है आपको आपका लोवेस्ट प्राइस। यानी कि सेलर क्या बोलेगा कि भाई ये तो मेरा सबसे कम प्राइस है, ये तो मैं बिल्कुल ब्रेक इवन पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास तो प्रॉफिट आएगा ही नहीं इस चीज़ का, ये मेरा लोवेस्ट प्राइस है और इससे कम मैं नहीं कर सकता। तो आस्क और ऑफर कैसा है, ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है। सेलर हमेशा अपना क्या बताएगा, लोवेस्ट प्राइस बताएगा एट विच ऑनर इज विलिंग टू सेल हिज सिक्योरिटीज। तो आस्क एंड ऑफर में क्या हुआ, हमेशा लोवेस्ट प्राइस आएगा। चलिए जी, अब मैंने ऑफर लगाया हुआ था, मेन्यू कार्ड लगाया हुआ था, मैंने अपने प्राइजेस बता दिए। अच्छा, अब किसी को परचेज करनी है, सामने से कोई बंदा आएगा, बिड लगाएगा, उसकी बोली लगाएगा कि भैया ये इतने में बताओ, इतने में देते हो तो ठीक है। तो बिड में वो क्या बोलेगा, मैक्सिमम मैं इतना दे सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं दूंगा। सो तो इट इज़ द हाईएस्ट प्राइस। बिड में क्या होता है, वो अपना हाईएस्ट प्राइस बताता है। सपोज मैं किसी शॉप पर परचेज करने के लिए गई हूँ, मुझे कोई ड्रेस बड़ी अच्छी पसंद आ गई है, ठीक है। अब मैं उसको बोलती हूँ कि मैं कम से कम इसके 1000 रुपये तो दे दूँगी, कम से कम 1000 रुपये। तो शॉपकीपर को क्या लगेगा, कम से कम 1000 देगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने देगी, मतलब वहाँ पर क्या नेगोशिएशन उल्टी हो गई ना। लेकिन मैं वहीं ड्रेस पे परचेज करने के लिए जा रही हूँ, अब वो जो ड्रेस है मुझे लगता है कि ये 1500 में नेट मुझे मिल जानी चाहिए। अब मैं उसको बोलती हूँ भाई देख, देनी है तो दे, नहीं देनी तो दे, मैं मैक्सिमम इसका 1500 दे सकती हूँ, बता देने हैं तो मैं क्या बताऊँगी, यानी कि एक बायर क्या बताएगा अपना हमेशा हाईएस्ट प्राइस, सेलर क्या बताएगा हमेशा अपना लोवेस्ट प्राइस कि इससे कम में नहीं दूंगा, बायर क्या कहेगा इससे ज़्यादा में नहीं खरीदूंगा। सो बायर के टाइम पे आएगा हाईएस्ट प्राइस, बी फॉर बायर, बी फॉर बिड। एक्चुअली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आस्क किसका था, सेलर का या बायर का, बिड किसका है, बायर का या सेलर का। इस चीज़ को इस तरह से याद कर सकते हो, बिड मतलब बोली लगाना, बोली कौन लगाता है, बायर लगाता है। सो बिड इज बायर या फिर बी बिड बायर, जैसे भी आपको लर्न करना है। So bid is the highest price a buyer is willing to pay for a stock. It is opposite of ask and offer. Opposite क्यों है, ask and offer में आपने lowest price कोट किया था, जबकि bid के अंदर आपने कैसा प्राइस कोट किया है, highest। ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ, offer is higher than the bid, क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये जो मैंने रेड मार्क किया हुआ है, the offer is higher than the bid, is this statement true? आई एम एज्यूमिंग कि आपने बोला है ट्रू, ठीक है। अगर आपने ट्रू बोला तो बिल्कुल ठीक, बट इफ ये फॉल्स होता, ठीक है, या तो ट्रू है या ये फॉल्स है। तो ऑफर क्या था, ऑफर प्राइस वो वाला था जो सेलर ने हमें बताया। अब सोचो आप एक शॉप पे खड़े हो, ठीक है, अब आप नेगोशिएशन कर रहे हो। आप नेगोशिएशन कब करोगे, यानी कि बायर हमारा नेगोशिएशन कब करेगा, जब दुकानदार ने ज़्यादा पैसे मांगे हैं या फिर आप उससे ज़्यादा देना चाहते हो। से एक गुड्स है, प्रोडक्ट ए है हमारे पास, ठीक है, दुकानदार मांगता है उस प्रोडक्ट ए के 1000 रुपये, ठीक है, कस्टमर देना चाहता है 1200 रुपये। क्या लड़ाई है, कोई लड़ाई नहीं है, कस्टमर 1200 दे के चला जाएगा। लेकिन वहीं इस प्रोडक्ट के कस्टमर अगर देना चाहता है 900 रुपये, तभी तो नेगोशिएशन होगा, तभी तो मार्केट का मज़ा आएगा। क्योंकि बिड अगर कम होगा ऑफर से, तभी तो परचेजिंग करने का मज़ा आएगा। ऐसा तो मैंने आज तक कोई बायर नहीं देखा जो सेलर के प्राइस से ज़्यादा प्राइस देने की कोशिश करे सेलर को, नहीं। तो सेलर जितना मांगता है बायर हमेशा उससे कम करवाता है। तो ऑफर प्राइस क्या होता है, हमेशा हायर देन द बिड, यानी कि जितना बायर देना चाहता है उससे ऊपर ही कुछ मांगता है सेलर, तभी तो नेगोशिएशन करके एक अमाउंट पे सेटल होते हैं। सो द ऑफर इज हायर देन द बिड, दिस स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली ट्रू, ठीक है। जिसने भी फॉल्स मन में सोचा था गलत है। चलिए जी, अब ये हो गया ऑफर प्राइस, बिड प्राइस, यानी कि हमने सेल परचेज कर लिया। अब जब हम सेल परचेज करते हैं ना, तो उसमें हम देखते हैं कि हमें मुनाफा हुआ या क्या हुआ। वैसे ही सिक्योरिटी मार्केट के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जब पूरे दिन में सेल परचेज करते हो आप शेयर्स, तो वहाँ पर आप निकालते हो कि पूरे दिन में कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस आया। तो स्टॉक मार्केट का ना पर डे का लॉस और प्रॉफिट निकलता है। तो पर डे का लॉस प्रॉफिट निकलने के लिए कोई बेस प्राइस तो होना चाहिए। जैसे कि अगर ये 1000 रुपये का प्रोडक्ट था, तो अगर शॉपकीपर को ये प्रोडक्ट 800 में पड़ा था, यानी कि शॉपकीपर की कॉस्ट अगर 800 रुपये थी, तो उसने उस दिन कितना कमाया, 200 रुपया। क्यों पता चला उसे, क्योंकि उसके पास एक बेस प्राइस है। तो बेस प्राइस क्या होता है, बेस प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा था, ठीक है। वो हो गया नॉर्मल अपने शॉप के केसेस में। लेकिन स्टॉक मार्केट के केस में बेस प्राइस क्या होगा,
द प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी एट द बिगनिंग ऑफ द ट्रेडिंग डे। इसको साथ में करते हैं, देखिए जैसे कि मान लेते हैं कोई भी स्टॉक एक्सचेंज है, कोई भी स्टॉक मार्केट है, से एबीसी लिमिटेड एक स्टॉक मार्केट है। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जिसके जो शेयर्स है स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हैं। अब स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इसके शेयर रोज ट्रेड होते हैं, ठीक है। अब मुझे रोज का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है इसका, तो हर रोज है ना शेयर जब ओपन होता है, मार्केट ओपन होते हैं ना, हर शेयर को एक प्राइस मिलता है। तो एबीसी लिमिटेड का से आज क्या तारीख है हमारी, टुडे इज 5, तो मान लेते हैं आज की जो तारीख है, आज की तारीख में क्या हुआ, एबीसी लिमिटेड का जो शेयर है, एबीसी लिमिटेड के जो शेयर हैं वो खुले हैं 100 रुपीज़ पे, ठीक है। तो ये 100 रुपीज़ क्या हो गया, इसके पूरे दिन का बेस प्राइस होगा। अब पूरे दिन में जो भी फ्लक्चुएशन आएंगी प्राइस पे, वो कैसे कैलकुलेट होगा कि शेयर अप गया या डाउन गया, वो इस ओपनिंग प्राइस से, यानी कि इस बेस प्राइस से। ओपनिंग प्राइस को बोला जाता है बेस प्राइस, ठीक है। पूरे दिन मार्केट फ्लक्चुएट होती है, से कभी ये शेयर 101 का भी होगा, कभी 99 का भी होगा, कभी 100 का भी होगा, हो सकता है कभी 102 का भी हो, 101.50 किसी भी तरह से ये शेयर मूव कर सकता है। तो ये कितना अप गया कितना डाउन गया, ये कैसे पता चलेगा, इसके बेस प्राइस से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जब मार्केट खत्म होगी, एक प्राइस आपको वहां पर भी बचा होगा, तो ये जो क्लोजिंग प्राइस है, जब मार्केट खत्म होती है और जो लास्ट प्राइस होता है आपका, वो बचता है आपका क्लोजिंग प्राइस। इसी क्लोजिंग प्राइस को कैलकुलेट करके आपका नेक्स्ट डे का ओपनिंग प्राइस बनता है, यानी कि ये क्लोजिंग प्राइस बेस होता है आपके ओपनिंग प्राइस का। लिटिल बिट फ्लक्चुएशन हो सकता है क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्राइस में, क्योंकि सिक्योरिटी मार्केट है, ऑनलाइन मार्केट है पूरी की पूरी, थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस का फर्क इसके अंदर पड़ता है। कोई भी सेल होता है जो मतलब बाद में सेटलमेंट हुआ हो शेयर, कैसे सेटलमेंट हुआ। अब स्टॉक मार्केट का जो बिजनेस डे है ना, वो 9 to 4 है, 9 से 4 बजे तक मार्केट खुली रहती है स्टॉक मार्केट, ठीक है। अब ये जो 9 से 4 की मार्केट है ना, यहाँ पर 9 से 9:15 तक कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर सकता। 9 से 9:15 इसको मार्केट को ओपन होने में लगते हैं, इसको बोलते हैं प्री ओपनिंग सेशन। क्या बोलते हैं, प्री ओपनिंग सेशन। इस दौरान में ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। तो इस दौरान क्या किया जा सकता है, इस दौरान आप अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, एग्जिस्टिंग ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हो, या मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। यानी कि प्लेस ऑफ एन ऑर्डर, कैंसिलेशन एंड मॉडिफिकेशन, वो तीनों चीज़ें अलाउड हैं कहाँ पर, प्री ओपनिंग सेशन में। लेकिन ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, सिर्फ ऑर्डर प्लेस होगा, ऑर्डर मैच नहीं होगा। कोई आपको, अगर आप बायर हैं तो आपको सेलर नहीं मिलेगा, आप सेलर हैं तो आपको बायर नहीं मिलेगा। किस ड्यूरेशन में, इस 15 मिनट के ड्यूरेशन में, यानी कि इस 15 मिनट में कोई काम नहीं होगा, सिर्फ आप अपने ऑर्डर बुक करा सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद हो गया 9:15 से मार्केट जो नॉर्मल चलती है, नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन बोलते हैं उन्हें, वो चलती है 3:30 तक। 3:30 बोले तो 3:30 तक, 9:15 से 3:30 तक आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। यानी कि 4 से 4:30 आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये आपका कहलाता है क्या, क्लोजिंग सेशन। तो 9 से 9:15 प्री ओपनिंग सेशन, 3:30 से 4 आपका क्लोजिंग सेशन, तो 9:15 से 3:30 क्या बचा आपका, ट्रेडिंग सेशन, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट डिवाइडेड होती है। अब इस पूरे दिन में जो ट्रेड करते हैं हम शेयर, उसके बीच में हमारे प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो यानी कि 9:15 पे जो हमारा प्राइस है वो क्या है, ओपनिंग प्राइस है। 3:30 पे जो हमारा प्राइस है वो है क्लोजिंग प्राइस। और 3:30 से 4 और 9 से 9:15 के बीच में जो छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस अलाउड होती हैं, उस ट्रांजैक्शंस की वजह से पॉइंट टू पॉइंट का कोई थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, जिस वजह से हमारा क्लोजिंग प्राइस जो है थोड़ा बहुत ना चेंज हो सकता है ओपनिंग प्राइस से। तो ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस है। 9:15 से 3:30 तक तो जो हुआ वो तो हमें पता ही है। 3:30 के बाद 4 बजे तक और 9 से 9:15 तक अगर हल्की बहुत कोई फ्लक्चुएशंस आई है तो वो ओपनिंग प्राइस में रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो क्लोजिंग प्राइस है वही सेम प्राइस हमारा ओपनिंग प्राइस होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लिटिल बिट फ्लक्चुएशंस भी हो सकती है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी नेक्स्ट डेफिनेशंस में सब चीज़ें हैं, तो मैं आपको बार बार रिपीट नहीं करूँगी। तो इस चीज़ को दोबारा से समझ लीजिए।
स्टॉक मार्केट के अंदर क्या है, स्टॉक मार्केट हमारी खुलेगी सुबह 9 बजे, 9 से 9:15 नो ट्रेडिंग इज अलाउड। क्या आप कर सकते हो, आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, एग्जिस्टिंग ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं एंड मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर 9:15 के बाद कॉन्टिन्यूटी में 3:30 तक आप ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्रीली ट्रेड कर सकते हो, कोई बंदिश नहीं है आपके पास। यानी कि 9:15 से 3:30 का टाइम किस चीज़ के लिए दिया हुआ है, ट्रेडिंग के लिए। अब 3:30 से 4 बजे का टाइम है आपका क्लोजिंग सेशन, यानी कि उस टाइम पर बैक एंड पे ये लोग सेटलमेंट करेंगे, किसने परचेज किया, किसने सेल किया, उनके अकाउंट्स चेक करेंगे, एक दूसरे के पास पैसा पहुंचाएंगे, शेयर्स पहुंचाएंगे। ये हमारा क्लोजिंग सेशन में काम हो गया। तो ये जो छोटा सा सेशन है आपका अराउंड 30 मिनट ये और 15 मिनट ये 45 मिनट्स, इस सेशन में ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, बाकी काम आप कर सकते हो। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो प्राइस निकला, यानी कि 9:15 वाला प्राइस इज आवर ओपनिंग प्राइस, 3:30 वाला प्राइस इज आवर क्लोजिंग प्राइस। अगले दिन की मार्केट खुलेगी तो ओपनिंग प्राइस में क्या फ्लक्चुएशन अलाउड है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकती है हमारी फ्लक्चुएशन। लेकिन ये जो ओपनिंग प्राइस एक बार खुल गया, इसके बाद यही ओपनिंग प्राइस कहलाएगा हमारा बेस प्राइस। अगर यहाँ पर मान लो ओपनिंग प्राइस 100 रुपये था और आपके मार्केट में पूरे दिन में फ्लक्चुएशन होने के बाद आपका शेयर अगर 101 पहुँच गया तो आपका शेयर 1 रुपये से इंक्रीज हुआ है, 99 पहुँच गया तो 1 रुपये से डिक्रीज हुआ है, ये हो गया तो नो चेंज, ये हुआ तो 2 रुपये से इंक्रीज हुआ है, ये हुआ तो 0.50 रुपीज़ से इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से हमारी मार्केट फ्लक्चुएट होती रहती है। क्लियर? चलिए आगे करते हैं। बेस प्राइस डन हमारा, क्लोजिंग प्राइस डन हमारा, एंड हम अपने बिजनेस डे के बारे में बात कर लेते हैं। तो बिजनेस डेज क्या है, ऐसे डेज जिस दिन बिजनेस किया जा सके, यानी कि वो दिन जिस दिन मार्केट ओपन है। तो हमारी मार्केट ओपन रहती है मंडे टू फ्राइडे, यानी कि सैटरडे संडे इज हॉलीडे, एक्सक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडेज। तो मंडे टू फ्राइडे वैसे तो ओपन है, अगर कोई पब्लिक हॉलीडे यहाँ पर फॉल करता है इस बिजनेस डेज के अंदर तो वो भी छुट्टी वाला दिन है, फिर उस दिन भी बिजनेस मीटिंग्स नहीं होंगी, बिजनेस का काम कोई भी नहीं होगा फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। तो स्टॉक एक्सचेंज की छुट्टियां क्या, सैटरडे संडे प्लस पब्लिक हॉलीडेज, वो सारी स्टॉक एक्सचेंज की छुट्टियां हैं। सैटरडे संडे पब्लिक हॉलीडेज को छोड़ के बाकी सारे दिन क्या हैं आपके बिजनेस डे, यानी कि आपके वर्किंग डेज। क्लियर? प्री ओपनिंग सेशन हम कर चुके हैं। ठीक है जी। प्री ओपनिंग सेशन के बाद एक बहुत ही प्यारा सा एनिमल है बियर हमारे पास, बियर एंड बुल, दो एनिमल हैं, दोनों को एक साथ ही कर लेते हैं। चलिए जी। मार्केट की अप्रोच होती है, स्टॉक मार्केट जो है ना, स्टॉक मार्केट में जो कुछ मूवमेंट्स होते हैं शेयर प्राइस के अंदर, मूवमेंट्स इन प्राइस क्लासिफाइड एज बियर अप्रोच, दूसरा क्या है बुल अप्रोच। अब ये जो बियर अप्रोच है, बियर भालू क्या करता है, भालू कभी भालू का नेचर देखा है ऐसे ही जनरल? तो भालू क्या करता है, भालू एक इंसान को जमीन तक दबोच के मारता है, यानी कि वो अगर इंसान खड़ा है तो उसको पहले जमीन पर गिराएगा, उसको दबोचेगा, फिर उसे मारेगा। तो बियर क्या करता है, बिल्कुल ऊपर खड़े हुए इंसान को भी नीचे लेके आता है। यानी कि ये आपकी स्टॉक मार्केट का ग्राफ है। फॉर एग्जांपल प्राइस आपका यहाँ पर है, यहाँ से अगर आप उसको बिल्कुल नीचे ले आओ, प्राइस ऊपर से नीचे आ जाए तो ये क्या है आपका बियर मार्केट। बियर कुछ नहीं है, एक सेंटीमेंट है मार्केट का जो बताता है कि प्राइस फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव होगा। सेम एज बुल भी एक सेंटीमेंट है मार्केट का। अब बुल कैसे मारता है, बुल को अटैक करना हो तो बुल जब अटैक करेगा ना तो बुल किसी भी नीचे खड़े हुए इंसान को हवा में उछाल के मारेगा, अपने सींग से उछाल कर मारेगा। तो यहाँ पर अगर आपका प्राइस यहाँ है तो आपका प्राइस अगर मूव करता करता ऊपर जा रहा है तो ये मार्केट कैसी कहलाएगी, आपकी बुल मार्केट। ठीक है। तो यहाँ पर जो बियर अप्रोच वाले बंदे होते हैं ना, इन्हें बोला जाता है पैसिमिस्ट। क्या बोला जाता है, पैसिमिस्ट। बुल अप्रोच वाले बंदों को क्या बोला जाता है, ऑप्टिमिस्ट। क्या बोला जाता है, ऑप्टिमिस्ट। अब ये जो पैसिमिस्ट लोग हैं ये कौन लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो निराशावादी होते हैं। लिख लो, निराशावादी, याद रहेगा। और ऑप्टिमिस्ट अपोजिट, आशावादी। ठीक है। अब इन्हें क्या लगता है, इन्हें लगता है कि मार्केट डाउन जाने वाली है, शेयर्स डूबने वाले हैं,
मतलब आज अगर हमने शेयर नहीं बेचे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, तो ये लोग क्या करना स्टार्ट करते हैं, सेल ऑफ शेयर्स, क्योंकि इन्हें क्या है, प्राइजेस में गो अप और डाउन, डाउन, सेल ऑफ शेयर ड्यू टू फियर दैट प्राइजेस में गो डाउन, सेम एज ये ऑप्टिमिस्ट लोग हो गए। अब ये क्या करेंगे, परचेज करेंगे, परचेज ऑफ शेयर्स। क्यों परचेज करेंगे, कि भैया मार्केट बढ़िया चल रही है, शेयर प्राइस हमेशा अप जाएगा, पक्का अप जाएगा, तो ये क्या परचेज करेंगे शेयर, क्यों करेंगे, क्योंकि दे हैव बिलीव दैट प्राइजेज में गो अप। तो ऑप्टिमिस्ट कौन से लोग होते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, एंड पैसिमिस्ट कौन से लोग होते हैं, जो प्रॉब्लम्स देखते हैं। P फॉर प्रॉब्लम, P फॉर पैसिमिस्ट, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड O फॉर ऑप्टिमिस्ट। एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन बनाया करो, वरना वर्ड्स याद नहीं रहते, लास्ट में कहीं जाकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सभी कंफ्यूज होंगे, बट कुछ बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस तरह से अपने कॉम्बिनेशन खुद क्रिएट किया करो, इसका मतलब ये है और उसका मतलब ये, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, इस टर्मिनोलॉजीज को पढ़ने के लिए आपको लाइन टू लाइन मॉड्यूल ज़रूर पढ़ना है। एक बार में शायद ना समझ में आए तो इसको 2-3 बार रिपीट करना, आपको इजीली खुद से खुद समझ में आने लगेगी सारी टर्म्स, ठीक है। चलिए, तो बियर्स क्या हैं, बियर स्टॉक मार्केट प्लेयर हैं जो पैसिमिस्ट हैं। उनका एक्सपेक्टेशन क्या रहता है कि प्राइजेज या एनी अदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट गिरेगी। तो इन बियर मार्केट द जनरल सेंटीमेंट कैसा है, प्राइजेज आर गोइंग टू गो लोअर एंड मेजोरिटी ऑफ डील विल सेल एज क्विकली एज पॉसिबल। तो सारे लोग क्या करने पड़ेंगे, अपने शेयर बेचना स्टार्ट कर देंगे। क्यों, ताकि उन्हें डर है कहीं अगर ये शेयर आज ना बेचे गए तो कल शायद इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए, या हम लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, हमें बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो वो लोग हैं बियर। तो जिस टाइम पर शेयर ज़्यादा बेचे जाते हैं, यानी कि जिस टाइम पर किसी का स्टॉक प्राइस लगातार गिर रहा है, तो उसकी मार्केट कैसी बन जाएगी, बियर मार्केट बन जाएगी। सेम एज बुल पे आ जाओ, बुल one who accept rise in price that he can later sell at high price। बुल वो बंदा है जो बोलता है कि प्राइस ऊपर जाएगा और बाद में मैं इसे बेच सकता हूँ। सो बुल मार्केट इज अ मार्केट जिनमें प्राइस जो है कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफेंसिव स्टॉक एंड इनकम स्टॉक। अब डिफेंसिव स्टॉक क्या होते हैं और इनकम स्टॉक क्या होते हैं। सबसे पहले तो दोनों चीज़ें क्या होते हैं, स्टॉक होते हैं, शेयर्स होते हैं, राइट। नेम क्या बता रहा है, डिफेंसिव स्टॉक, तो वो भी काइंड ऑफ स्टॉक है। इनकम स्टॉक वो भी एक काइंड ऑफ स्टॉक है। अब ये जो स्टॉक है इसके अंदर एक क्या है, डिफेंसिव, दूसरा क्या है, इनकम। डिफेंस करना मतलब अपने आप को प्रॉब्लम से बचा कर रखना। तो डिफेंसिव कंपनियां ना वो कंपनियां होती है जिसे मार्केट में अपनी इमेज को बचा कर रखना है। ये क्या करती हैं, ये अपने इन्वेस्टर्स को रेगुलर इनकम देती है। रेगुलर यानी कि कांस्टेंट डिविडेंड बांटती है। तो ये बांटेगी कांस्टेंट डिविडेंड, कांस्टेंट डिविडेंड बांटेगी यानी कि एक स्टेबल अर्निंग दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को। जब किसी भी इन्वेस्टर्स को स्टेबल अर्निंग मिल रही है तो इन्वेस्टर्स खुश रहता है। तो ये कब बांटेगी कांस्टेंट डिविडेंड या स्टेबल अर्निंग, इवन तब भी जब कंपनी डाउन चल रही है, यानी कि मार्केट की सिचुएशंस खराब चल रही है, तब भी इस कंपनी का डिविडेंड जो है वो गिरता नहीं है, डिफेंसिव रहता है, यानी कि ये कंपनियां बहुत बढ़िया होती हैं, ठीक है। इवन इन एक्सट्रीम क्रिटिकल सिचुएशन ऑफ द स्टॉक मार्केट दीज कंपनीज कंटिन्यू टू पे द डिविडेंड एट कांस्टेंट रेट। फॉर एग्जांपल TCS, ये जो है अगर इकोनॉमी डाउन भी चलती है तो भी अपने इन्वेस्टर्स को कांस्टेंट रेट पर डिविडेंड बांटती रहती है। तो ये डिफेंसिव खेलती है। डिफेंसिव खेलती है मतलब मार्केट में अपनी रेपुटेशन वैसे ही बनाए रखती है, इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतती रहती है। तो इसकी बेनिफिट्स क्या हैं कि कांस्टेंट और स्टेबल अर्निंग देती है, मतलब लगातार अर्निंग देती है, कांस्टेंट रेट पर देती है और स्टेबल अर्निंग देती है, ठीक है। इनका कांस्टेंट रेट हमेशा रहता है, मतलब एक रेट फिक्स कर रखा है इन्होंने, कितना तो मैं दूंगी ही दूंगी, कभी एक्स्ट्रा दे दे तो इनकी मर्जी है, लेकिन एक कांस्टेंट रेट आपको हमेशा मिलता है। तो वो कंपनी क्या है हमारी, डिफेंसिव कंपनी या डिफेंसिव स्टॉक कंपनीज। दूसरी तरफ आया इनकम, ये थोड़ी सी चालबाज है। चालबाज कैसे, ये एक बार में इनकम दे देगी बढ़िया सा, ठीक है। अब एक बार में इनकम दे दिया गया यानी कि इट हैज़ अ सॉलिड रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड पेमेंट। ये इतना बढ़िया इनकम दे देगी कई बार कि लोगों को एकदम से अट्रैक्ट करेगी। अब एक बार सॉलिड रिकॉर्ड ऑफ इनकम दे दिया एंड ऑफर्स द डिविडेंड हायर देन द कॉमन स्टॉक। और ये जनरली जो और कंपनीज डिविडेंड बांटती हैं इक्विटी पे उससे भी ज़्यादा डिविडेंड दे देंगे।
लेकिन ये रेगुलर डिविडेंड देगी इस चीज़ की गारंटी नहीं लेती। यानी कि इनकम स्टॉक कौन से स्टॉक हैं जो डिविडेंड देंगे, बहुत तगड़ा डिविडेंड देंगे, लेकिन रेगुलर देंगे या नहीं देंगे पता नहीं। यानी कि इनकम के ऊपर इनका फोकस रहता है, तो जितना भी प्रॉफिट कमाया उसमें से बहुत मेजर पार्ट ये अपना एज एन डिविडेंड बांट देंगे। तो सॉलिड रिकॉर्ड होता है इनका डिविडेंड पेमेंट का, और ये हाई रेट ऑफ डिविडेंड देती हैं। जो अदर कंपनीज होती हैं, जो स्टेबल होती है, लॉन्ग टर्म कंपनीज होती है, जनरली वो डिफेंसिव स्टॉक वाला जो पोर्शन है वो अपनाती है, डिफेंसिव स्टॉक का कंसेप्ट अपनाती है। ये वाला जो कंसेप्ट है ये बहुत कम कंपनीज द्वारा कमाया जाता है या बनाया जाता है, अपनाया जाता है, क्योंकि इनकम स्टॉक में एक बार तो अपने भी शायद बहुत ज़्यादा पैसा बांट दिया लोगों को, हो सकता है अगले साल पैसा ही ना बचे। तो इसका डिविडेंड का क्या होता है, सॉलिड रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड होता है, ऑफर करती है हायर डिविडेंड देन द कॉमन स्टॉक। ठीक है, रेगुलर होगा या नहीं उस चीज़ की गारंटी नहीं देता, बट डिफेंसिव में रेगुलर होगा। ठीक है, चलिए दूसरा है उसके बाद बास्केट ट्रेडिंग। नाउ व्हाट इज बास्केट ट्रेडिंग? बास्केट ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है हमारा बीएससी के थ्रू आया था। बीएससी एक स्टॉक एक्सचेंज है जिसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बीएससी इज अ स्टॉक एक्सचेंज, इसका इंडेक्स है सेंसेक्स। ठीक है, अब सेंसेक्स बीएससी का इंडेक्स है, तो बीएससी सेंसेक्स ने मिलकर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। क्या कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि इन्वेस्टर्स को मौका देना चाहिए। क्या, जैसे कि आप शॉपिंग मॉल में जाकर शॉपिंग करते हो तो आप अलग अलग ब्रांड की चीज़ें एक साथ उठा लेते हो और पेमेंट कैसे करते हो, एक साथ जाकर काउंटर पे पेमेंट करते हो। यानी कि आप बास्केट में सारा सामान इकट्ठा लेकर आते हो और एक साथ उसकी पेमेंट कर जाते हो। वैसे ही बीएससी ने अपने स्टॉक प्लेयर्स को, स्टॉक मार्केट प्लेयर्स को एक मौका दिया। क्या, तुम्हें जिस जिस कंपनी की शेयर पसंद है ना, सबको इकट्ठा कर लो अपने कार्ट में, यानी कि अपनी बास्केट में सबको इकट्ठा कर लो, पेमेंट एक साथ कर देना। यानी कि एक साथ सेल एंड परचेज कर सकते हो आप डिफरेंट कंपनीज के शेयर को। उस चीज़ को बोला गया बास्केट ट्रेडिंग। जस्ट बिकॉज ये कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था, सेंसेक्स ने। सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनीज का रिकॉर्ड होता है, यानी कि मार्केट की जो टॉप 30 कंपनीज चल रही हैं उनका रिकॉर्ड रहता है सेंसेक्स के अंदर। तो इसने क्या बोला कि तुम 30 की 30 स्क्रिप्ट्स, यानी कि 30 की 30 कंपनीज के शेयर परचेज कर सकती हो एक साथ। इस कंसेप्ट को बोला गया बास्केट ट्रेडिंग। ठीक है जी, तो एक साथ में सारे शेयर्स को एक साथ सेल परचेज करना इज नोन एज बास्केट ट्रेडिंग। मेजर जितनी भी कंपनीज आप उतनी कंपनीज के शेयर परचेज कर सकती हो स्टॉक्स, तो वो क्या है आपकी बास्केट ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बीटा। ये बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा एक वर्ड है बीटा। इसका काम क्या है, काम भी बहुत थोड़ा सा इसका, लेकिन बहुत अच्छी बातें बताते हैं। बीटा क्या है, मेजरमेंट टूल है। एक मेजरमेंट कुछ कैलकुलेट करके बताता है या कैलकुलेशन बताता है आपको। क्या कैलकुलेशन बताएगा कि स्टॉक का प्राइस और मार्केट के प्राइस में क्या रिलेशन है, यानी कि स्टॉक का प्राइस कैसे है और मार्केट का। तो बीटा है, बीटा की पहले तो देख लेते हैं जनरल वैल्यू क्या होती है। जनरली बीटा की जो वैल्यू है वो 1 होती है। ठीक है, 1 का मतलब है कि मार्केट नॉर्मल है। अगर मार्केट मूव करती है 1% से अप जा रही है तो स्टॉक भी 1% से अप जा रहा है, तो बीटा क्या है, नॉर्मल है, तो बीटा आपका 1 है। लेकिन अगर बीटा की वैल्यू क्या है, मोर देन 1, इफ बीटा इज मोर देन 1 तो क्या होगा, स्टॉक प्राइस वोल्टैलिटी, वोल्टैलिटी बोलते हैं कि जो मार्केट से चेंज होता है ना, वो मतलब प्राइस में बार बार चेंज होता रहता है, उस चीज़ को बोलते हैं वोल्टैलिटी, जो स्थिर नहीं है। वोल्टैलिटी इज हाई। अब इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि अगर मार्केट अप जा रही है 1% से, इसको एक ज़रूरी नहीं है, आप 2 भी ले सकते हो। अगर मार्केट अप जा रही है से 2% से, तो आपका जो स्टॉक है ना वो भी अप जाएगा। लेकिन कैसे अप जाएगा, मोर देन 2%। मार्केट में थोड़ा फ्लक्चुएशन आएगा लेकिन आपके स्टॉक में ज़्यादा फ्लक्चुएशन आएगा। अगर मार्केट 2% से नीचे जा रही है तो आपका स्टॉक भी नीचे जाएगा, बट मोर देन 2%। तो ये क्या बताया
ये इस बीटा ने बताया, इस बीटा की वैल्यूज ने बताया। सेम एज अगर आपकी बीटा की वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या है, अगर आपकी बीटा की वैल्यू लेस देन 1 है तो आपकी स्टॉक वॉलेटिलिटी क्या है, आपकी स्टॉक वॉलेटिलिटी लो है। यानी कि अगर मार्केट अप जा रही है कितने परसेंट से, 2% से, तो स्टॉक भी अप जाएगा लेकिन लेस देन 2%। सेम एज डाउन जा रही है 2% से, स्टॉक भी डाउन जाएगा बट लेस देन 2%। तो इस तरह से आपका बीटा क्या करता है, मूव करता रहता है। तो मूव करता रहता है बीटा, तो यही बीटा आपको बताएगा कि मार्केट की सिचुएशंस का, मार्केट में आई चेंजेस का किसी स्टॉक पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो बताएगा बीटा। सो बीटा इज अ मेजरमेंट टूल विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन होल मार्केट एंड द स्टॉक। स्टॉक कैसे चेंज होगा अगर मार्केट चेंज होगी तो। क्लियर? सो रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉक प्राइस ऑफ एन पर्टिकुलर स्टॉक एंड द मूवमेंट ऑफ द होल मार्केट। क्लियर? चलिए, इसके बाद है हमारे पास बदला। अब ये जो बदला है ना, ये बड़ा अच्छा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। देखें बदला क्या है, क्या करता है बदला। सो बदला करने से पहले हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि बदले की क्या चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए जी। बदला का मतलब है कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ अ ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू द नेक्स्ट विदाउट इफेक्टिंग पेमेंट और डिलीवरी। इसके लिए ना 3 लोग हैं हमारे पास, एक हमारे गुज्जू भैया हैं, एक हमारे बिज्जू भैया हैं। ठीक है जी, गुज्जू भैया को शेयर परचेज करने हैं और बिज्जू भैया को शेयर, एक परचेज कर रहा है तो दूसरा सेल ही करेगा ना। ठीक है, और बिज्जू भैया को शेयर बेचना है। अब गुज्जू भैया चले बिज्जू भैया के पास, कहते कि तू तो मेरा दोस्त है। अब ये कहाँ गए, बिज्जू भैया के पास। इन्होंने क्या बोला बिज्जू भैया को, भैया हमें शेयर चाहिए, क्या आप हमें शेयर दे देंगे। तो बिज्जू भैया ने बोला पैसा है, पैसा। तो गुज्जू भैया बोले पैसे तो नहीं है हमारे पास। तो गुज्जू भैया के पास पैसे नहीं है, क्या बिज्जू भैया शेयर देंगे। बिज्जू भैया ने मना कर दिया साफ, कहते दोस्ती हो गई पुरानी, अब मैं तुम्हें शेयर नहीं बेचूंगा क्योंकि तुम्हारे पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है। तो इस सिचुएशन में गुज्जू भैया को बिज्जू भैया से शेयर नहीं मिले। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में तो क्या हुआ, वांट टू परचेज शेयर्स। ठीक है, और यहां से क्या रिप्लाई आया, नो मनी नो हनी। हनी बोले तो शेयर्स। ठीक है, पैसा नहीं तो शेयर्स भी नहीं। तो ये ट्रांजैक्शन हो गई जी। अब हमारे गुज्जू भैया हो गए उदास। अब गुज्जू भैया क्या कर रहे थे, गुज्जू भैया घर जा रहे थे, तो बीच में ना ये हैंडसम से स्मार्ट से एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी आए। ठीक है, इन्हें फाइनेंशियल इंटरमीडियरी ही बोलना। स्टॉक मार्केट प्लेयर हैं ये एक, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, ये जो बक्सा देख रहे हो भैया के हाथ में, इस बक्से में बड़े सारे पैसे हैं। अब ये जो गुज्जू भैया उदास होके जा रहे थे, तो इंटरमीडियरी ने बोला गुज्जू जी को कि रुको, कहाँ चले, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूं, मे आई हेल्प यू। ठीक है, अब गुज्जू भैया ने सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे बिज्जू हमारा दोस्त था, उन्होंने मना कर दिया, हमें शेयर देंगे नहीं और हमें तो शेयर चाहिए। तो ये बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आई विल पे ऑन योर बिहाफ टू बिज्जू, मैं आपकी जगह पेमेंट कर देता हूँ बिज्जू को। तो फोर्थ टाइम में क्या किया, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी ने पेमेंट कर दिया किसको, बिज्जू को। ठीक है, अब ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इनको जानते नहीं थे। इन्होंने कहा कि मैं पेमेंट तो कर रहा हूँ लेकिन पेमेंट करने से पहले मुझे सिक्योरिटी चाहिए तुमसे। ठीक है, अब इन सब ट्रांजैक्शन के बीच में हमारे प्यारे सेबी जी कहीं ना कहीं बैठे हैं जो इन सब चीज़ों के ऊपर नज़र रख रहे हैं। अब गुज्जू जी ने बोला कि हमें तुमसे क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो गुज्जू बोले बताओ भैया क्या है, पैसे तो हमारे पास है नहीं,
कहते कि जितना मैं पेमेंट करूंगा उसका कुछ परसेंटेज तुम मुझे जमा कराओगे। ठीक है जी। गुज्जू भैया बोले ठीक है पूरा पेमेंट नहीं है, थोड़ा सा ही पेमेंट करना है, डन। तो गुज्जू भैया ने क्या बोला, इसको 5th नंबर दे देना, इसको देना 4th नंबर। तो गुज्जू भैया रेडी टू पे स्पेसिफाइड परसेंटेज। ठीक है, जैसे ही वो रेडी टू पे हो गए, इन्होंने पेमेंट किया यहाँ से इन्होंने पेमेंट कर दिया बिज्जू भैया के पास। ठीक है, अब से यहाँ पर इनको पेमेंट किया गया 10 लाख रुपए का। इन्हें कितने का पेमेंट मिल गया, 10 लाख रुपए का। अब इस 10 लाख का 1%, 2%, 4%, 5% से 10% मांगा फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी ने गुज्जू भैया से। ठीक है, अब इसका 10% मांग लिया किससे, उनसे। तो यानी कि 1 लाख रुपया गुज्जू भैया को इनको देना पड़ेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर गुज्जू भैया ने फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी को 1 लाख रुपया जमा करा दिया। ठीक है, चलो जी। अब गुज्जू भैया भी खुश, बिज्जू भैया भी खुश, क्योंकि इनको शेयर मिलने थे। उनको क्या मिल गया, उनको मिल गए जी अपने पैसे। अब बिज्जू भैया चले शेयर ट्रांसफर करने के लिए। अब ये जब शेयर ट्रांसफर करने जा रहे थे ना, ये बीच में आ गए, कहते रुको रुको, ये शेयर तुम डायरेक्ट उनको ट्रांसफर मत करो, इसको मार्केट में ही रखेंगे, मार्केट की कस्टडी में रखेंगे। ठीक है, एक स्पेशल अकाउंट बनाया जहां पर ये शेयर क्या कर दिए गए, फ्रीज कर दिए गए। अब फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी बोलेंगे भैया देखो ये शेयर है तो तुम्हारे नाम के, तुमने हमसे क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था कि तुम हमें पैसा दोगे आफ्टर सर्टेन टाइम। अब तुम हमें पैसा दे देना और अपने शेयर ले जाना, ये शेयर तुम्हारे नाम की है, मैं इसका कुछ नहीं करूँगा। ठीक है जी। अब ये शेयर इनके पास आ गए। चलो जी, अब ये शेयर मार्केट में पड़े हैं तो गुज्जू भैया के नाम पे। अब गुज्जू भैया या तो इस शेयर को पेमेंट करके छुड़ा ले, या फिर गुज्जू भैया अगर बोलते कि मेरे पास पेमेंट नहीं है भैया, इनको बेच दो और जो पैसा तुम्हारा बनता है वो ले लो। ये 2 केस हो सकते हैं। इतना ट्रांजैक्शन समझ में आया। गुज्जू भैया को शेयर परचेज करने थे बिज्जू से, पैसे नहीं थे तो उन्होंने मना कर दिया, नो मनी नो हनी। ये उदास होकर घर जा ही रहे थे कि एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी आए, उन्होंने बोला मैं आपके भी हाफ पे पेमेंट कर दूंगा, बट आपको थोड़ा पैसा मुझे जमा कराना पड़ेगा पहले। ठीक है जी, थोड़ा पैसा जमा करा दिया। जैसे ही ये थोड़ा पैसा इनके पास आया, इन्होंने बिज्जू को पेमेंट कर दिया, बिज्जू ने शेयर रिलीज कर दिए, तो नॉर्मल सेल एंड परचेज हो गया। बिज्जू को पैसा मिल गया, बिज्जू ने शेयर ट्रांसफर कर दिया और ये शेयर है भी गुज्जू के नाम पे। ठीक है जी। अब गुज्जू को इसलिए नहीं मिल रही शेयर की कंप्लीट फ्री कस्टडी, क्योंकि अगर एक बार फ्री कस्टडी मिल गई तो शायद यहाँ पर पैसा लॉस हो जाए। अब गुज्जू भैया या तो पेमेंट कर दें या फिर इन शेयर्स को बेच दें, जो भी उनका मन करे। ठीक है जी। जैसे ही गुज्जू भैया मान लेते हैं, पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पे कौन सा नंबर चल रहा है, अब 6 नंबर चल रहा है। इफ गुज्जू भैया पे 6th में है, आफ्टर फुल पेमेंट, ये जो शेयर हैं वो हो जाएंगे रिलीज। ठीक है जी। अब इसी के अंदर आ जाओ दोबारा से। अब इसके अंदर ना बड़ी सारी चीजें हैं। क्या, अब यहाँ पर आप देखो, जब इन्होंने वादा किया था तो इन्होंने अपने आप में एक एग्रीमेंट बनाया होगा। इस ट्रांजैक्शंस को या इस एग्रीमेंट को बोला जाता है व्हाट, बदला। तुम हमें मार्जिन दो, बदले में हम तुमसे क्या करेंगे, तुम्हारे लिए शेयर परचेज कर लेंगे, तुम्हारे भी हाफ पे पेमेंट करेंगे। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, व्हाट इज दिस, दिस इज बदला ट्रांजैक्शन। बदला ट्रांजैक्शन के अंदर ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। सबसे पहले आपको जमा करानी पड़ती है मार्जिन मनी। तो ये जो स्पेसिफाइड परसेंटेज, जो 1 लाख रुपए का अमाउंट हमने जमा कराया था फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज के पास, ये क्या है, MM, यानी कि मार्जिन मनी। स्पेस कम है इसलिए मैं MM लिख रही हूँ, आप इसे पूरा लिखना। ठीक है जी। अब ये मार्जिन मनी हम जमा करा चुके हैं। चलो जी, मार्जिन मनी के भी हाफ पे इन्होंने पेमेंट किया। अच्छा, जब हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो क्या हमें कुछ चार्ज मिलता है उसका? बिल्कुल मिलता है। अब इस फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी ने ये पेमेंट किया होगा तो क्या आपको लगता है फ्री में पेमेंट किया होगा? नहीं, कुछ चार्जेस लिए होंगे, यानी कि इस पेमेंट के बिहाफ पर इन्होंने क्या लिए होगा, कुछ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चार्ज। इस इंटरेस्ट चार्ज को बोला जाता है कॉन्टेंगो चार्ज। क्या बोला जाता है? कॉन्टेंगो चार्ज या फिर बदला चार्ज, क्योंकि ट्रांजैक्शन का नाम बदला है। तो इसमें क्या हुआ, पेमेंट भी हो गई। सेटलमेंट पीरियड, क्या गुज्जू बेचारे को शेयर मिले? नहीं मिले। तो इनका सेटलमेंट पीरियड एक पीरियड से मूव होकर दूसरे में चला गया, यानी कि जब ये पेमेंट करेंगे तभी इनको डिलीवरी कंप्लीट मिलेगी, तो सेटलमेंट तो कंप्लीट नहीं हुई।
तो सेटलमेंट पीरियड मूव्स फ्रॉम वन टू दी अनदर। एक्चुअल में क्या होता है, जब पेमेंट किया तभी आपके खाते में आ जानी चाहिए थी चीज़ें। पेमेंट आप कर चुके हो लेकिन शेयर आपके खाते में नहीं आए, यानी कि एक सेटलमेंट पीरियड चला गया, दूसरे सेटलमेंट में डेफिनेशन क्लियर, और उस डेफिनेशन के नीचे लिखा हुआ है कि बदला चार्जेस भी लगेंगे और मार्जिन मनी भी लगेगी। तो व्हाट इज मार्जिन मनी? दिस इज मार्जिन मनी। व्हाट इज कॉन्टेंगो चार्जेस? दीज आर दी कॉन्टेंगो चार्जेस। आइए देखते हैं एक बार साथ में। सो बदला चार्जेस मतलब कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू द नेक्स्ट विदाउट इफेक्टिव डिलीवरी या फिर पेमेंट। चलिए नेक्स्ट क्या है? बदला involves carrying forward of a transaction from one settlement period to the next. The carrying forward is done at the making up price. अब ये एक चीज रहती है जो हमारी नहीं हुई, which is usually the closing price of the last day of settlement। ठीक है जी, इसको छोड़ देते हैं, एक बार आगे पढ़ते हैं। सो बदला ट्रांजेक्शन अट्रैक्ट्स द फॉलोइंग पेमेंट या चार्जेस। एक तो मार्जिन मनी देना पड़ेगा, ले लिया था हमने। कंटेंगो चार्जेस देने पड़ेंगे, ले लिया जी हमने। कंटेंगो चार्जेस, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेगा? इंटरेस्ट कैलकुलेट हम किसी भी रेट पर कर सकते हैं, और जनरली डिमांड एंड सप्लाई, मतलब जो शेयर आपने परचेज किए उसकी डिमांड सप्लाई की बेसिस पे, कितना अच्छा शेयर आपने परचेज किया उसकी बेसिस पे भी आपके कंटेंगो चार्जेस डिस्क्राइब हो सकते हैं। तो बेसिकली जो कंटेंगो चार्जेस होते हैं ये आपको डिसाइड करके दिए जाते हैं, इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना। अब है एक जी हमारे पास मेकिंग अप प्राइस। नाउ व्हाट इज मेकिंग अप प्राइस? अब प्राइस जो है दो तरह के होते हैं। क्या? एक तो मार्केट प्राइस, एक मेकिंग अप प्राइस। समझने के लिए मैं बोलती हूँ मार्केट प्राइस इज रेडीमेड एंड मेकिंग अप प्राइस इज होममेड। जब आप रेडीमेड लेकर आते हो कोई चीज़ तो आपको सब कुछ बना बनाया मिलता है, यानी कि जो प्राइस मार्केट में प्रिवेल कर रहा है वही मार्केट प्राइस है, तो दैट इज आपका रेडीमेड प्राइस। ठीक है। मेकिंग अ प्राइस वो होता है जिसपे आपने दोनों ने ट्रांजेक्शन्स किए हैं। अब वो ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो आप अपनी मार्केट प्राइस यानी कि जो लास्ट टाइम का क्लोजिंग प्राइस था उस पर भी कर सकते हो, और आप कोई और प्राइस भी डिसाइड कर सकते हो। तो वो है हमारा होममेड प्राइस, जब हम डिसाइड करते हैं कि किस प्राइस के ऊपर ये सारा का सारा ट्रांजेक्शन होगा, यानी कि किस प्राइस पर शेयर जो है सेल परचेज किए जाएंगे, तो उस प्राइस को बोला जाएगा आपका मेकिंग अप ऑफ प्राइस। ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर है पूरा कि कैसे कैसे क्या क्या काम हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लू चिप कंपनीज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ब्लू चिप कंपनीज? ब्लू चिप कंपनीज, ब्लू जो कि रॉयल है, ब्लू कलर बड़ा रॉयल कलर होता है, तो इसको ऐसे याद रखना, ब्लू इज अ रॉयल कलर, तो ब्लू चिप कंपनीज भी रॉयल कंपनीज के लिए यूज होता है। रॉयल कौन सी कंपनीज होती है? जो बड़ी हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड है, फाइनेंशियल साउंड है, यानी कि बड़ी कंपनियां जो बहुत टाइम से एस्टैब्लिश की हुई हैं, मतलब उनको अच्छे से अभी इनकॉर्पोरेट हो चुकी हैं, अच्छे से एस्टैब्लिश हो चुकी हैं। फाइनेंशियली साउंड है, मतलब उनका पैसा भी अच्छा खासा, बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। तो ऐसी कंपनियां जिनका इम्प्रेसिव रिकॉर्ड ऑफ अर्निंग होता है, यानी कि इन कंपनीज को अर्निंग मिलती रहती है, प्लस ये डिविडेंड भी रेगुलर बांटती हैं, जैसे कि वो डिफेंसिव स्टॉक कंपनीज थी। ठीक है जी। तो ऐसी कंपनीज को क्या बोला जाता है? ब्लू चिप कंपनीज। अभी जो ब्लू चिप कंपनीज होती है ना, इनकी एक विशेषताएं होती है, ये डिविडेंड देती हैं लेकिन बहुत हायर रेट पे नहीं देंगी जैसे कि इनकम स्टॉक वाले देते थे। ये लो टू मीडियम, यानी कि या तो कम प्राइस पे देंगी या एवरेज प्राइस पर देंगी, ये बहुत हाई रेट पे आपको डिविडेंड नहीं देंगी। तो ये क्या करेंगी? जो डिविडेंड से आपका पैसा बचाया है, से कंपनी के पास प्रॉफिट आया था 10 लाख रुपए का, ठीक है, अब इस 10 लाख रुपए में से 1 लाख या फिर 2 लाख मैक्सिमम ये अपना क्या बांटेंगे? डिविडेंड बांटेंगे। बाकी का जो बचा हुआ 8 लाख है वो बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। जब बिजनेस में री इन्वेस्ट करोगे तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो जब आप अपने शेयर बेचना चाहोगे तो आपको कैपिटल गेन ज़्यादा मिलेगा, यानी कि मार्केट वैल्यू अगर ज़्यादा है किसी शेयर की, से आपने कोई शेयर खरीदा था 100 रुपये में, अब कंपनी इतनी बढ़िया है, आज उसका जो मार्केट प्राइस है शेयर का बढ़ के हो गया से 800 रुपये हो गया, तो आपको 700 रुपये का क्या हो गया? कैपिटल गेन। तो ये आपको 700 रुपये का कैपिटल गेन हो गया। तो 100 रुपये वाली चीज़ आज 800 में बिक रही है, तो 700 रुपये का 7 गुना प्रॉफिट आपका हो गया इन्वेस्टमेंट पे। तो आपको क्या मिलता है? हाई कैपिटल गेन यील्ड। कैपिटल गेन मतलब जो कैपिटल एसेट्स पे मिलता है, ठीक है जी।
जो ये शेयर्स हैं इनकी प्राइस वोलेटिलिटी कैसी होती है, मॉडरेट, एवरेज होती है, जनरली मार्केट के साथ ही मूव करते हैं। इसका बीटा या तो 1 होता है या बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। तो ये क्या है, प्राइस वोलेटिलिटी इनकी मॉडरेट है। क्लियर? चलिए जी, ये हो गया हमारा ब्लू चिप कंपनीज के बारे में। ब्लू चिप कंपनी के लिए TCS एग्जाम्पल हो सकता है आपका, HUL एग्जाम्पल हो सकता है आपका, ठीक है, इन्फोसिस भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। ऐसे तो बड़े सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं। 2-3 कंपनीज है जो मेजरली ब्लू चिप कंपनीज के नाम से जानी जाती हैं। रिलायंस हो गया, ऑफ कोर्स रिलायंस को कैसे भूल सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्या, बोनस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बोनस। अब बोनस, कोई चीज़ फ्री में मिलना, बोनस के थ्रू मिलना, उसको बोला जाता है बोनस। अब बोनस किसको मिलता है, बोनस मिलता है जी हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। बोनस मिलता है हमें फ्री पॉइंट्स, फ्री में मिलते हैं, यानी कि बोनस शेयर्स में क्या मिलेंगे, हमें फ्री शेयर्स मिलेंगे। अब नॉर्मल बोनस तो कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। अब शेयर्स किसको मिलेंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ठीक है जी। फ्री ऑफ कॉस्ट ये शेयर्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है जी। फ्री ऑफ कॉस्ट ये शेयर्स मिलेंगे तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना, नो एक्स्ट्रा पेमेंट, ठीक है। अच्छा, अब कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं कर रही, क्या कंपनी के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, नहीं, क्योंकि फ्री में बांटे हैं, तो नो वेल्थ क्रिएशन, कोई वेल्थ नहीं क्रिएट होती। तो ये क्यों दिया जाता है, जैसे कि मान लो ये कंपनी का कैपिटल फंड है, +1 +2 में अकाउंट्स की बैलेंस शीट बनाते थे ना, वहाँ पर एक कैपिटल फंड बनाते थे जहाँ लिखते थे कि इक्विटी शेयर कितना है हमारे पास, से इक्विटी शेयर था आपका 10 लाख रुपए का। नीचे आता था एक रिजर्व एंड सरप्लस, जिसके अंदर आप P&L का प्रॉफिट भी ऐड करते थे, से आपका रिजर्व एंड सरप्लस भी जो है वो आपका 10 लाख रुपए का पड़ा है, ठीक है। टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 20 लाख रुपए। ये टोटल वैल्यू किसकी होती है, शेयर होल्डर्स की होती है। अब कंपनी ने क्या किया, ये फ्री शेयर बांट दिए। अब फ्री शेयर बांट दिए लेकिन शेयर्स की वैल्यू तो दिखानी है, तो कंपनी इस रिजर्व को कन्वर्ट कर देगी शेयर्स के अंदर। तो इसको क्या बोला जा सकता है, आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, यानी कि रिजर्व को आपने चेंज करके क्या बना दिया, शेयर्स बना दिए। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व इज नोन एज बोनस इश्यू या बोनस शेयर, ठीक है जी। अब ना तो कोई वेल्थ क्रिएट हुई, अब कंपनी की वेल्थ नहीं क्रिएट हुई तो शेयर होल्डर्स को कैसे एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है जी। अब इनको भी कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिला, कंपनी को भी कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिला, तो बोनस शेयर क्या है, फ्री में बांटे गए शेयर्स, ठीक है। आइए डेफिनेशन के साथ करते हैं। अ फ्री अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मेड इन प्रपोर्शन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड reserve, a bonus share doesn't constitute additional wealth to the shareholders. कोई additional wealth create नहीं कर रहा, so it merely signifies recapitalization of reserve into equity. However, the expectation of bonus share has an bullish impact. अब क्या हो रहा है, bullish impact, bullish impact मतलब प्राइजेस जो हैं अप जाएंगे या फिर लोग जो हैं शेयर ज़्यादा परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों, कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो लोगों के माइंड में क्या आता है, फ्री में मिल रही है, फ्री शेयर्स बांट रही है कंपनी, तो कंपनी में प्रॉफिट अच्छा होगा, प्रॉफिट अच्छा होगा तो इस कंपनी के शेयर हमें परचेज करने चाहिए। जैसे ही आपने डिमांड बढ़ाई, प्राइस अप हो जाएगा, तो बुलिश इम्पैक्ट आ जाएगा मार्केट में और प्राइजेस कैसे चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। क्लियर? तो बोनस शेयर हमने कर लिया, अभी आप बोनस शेयर तक ही पढ़ें, बाकी के जो कॉन्सेप्ट हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।